हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे होंगे और आपने सेट वन की तैयारी कर ली होगी जो मैंने आपको सेट वन कराया था। अब हम देख रहे हैं सेट टू इंग्लिश का क्लास नाइन्थ का। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करते हैं और समझ लेते हैं, दोबारा इस वीडियो को या इस सेट को देखने की आवश्यकता ना पड़े आपको। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में एक छोटा सा पैसेज दिया गया है सोयाबीन के बारे में। तो यहाँ पे सोयाबीन आर सीड्स ऑफ सोयाबीन प्लांट, यानी कि सोयाबीन जो है सोयाबीन प्लांट के क्या है, सीड्स यानी कि बीज हैं। ठीक है, सोयाबीन पौधों के सोयाबीन जो है बीज होते हैं। दे बिलोंग टू लेग्यूम फैमिली। सोयाबीन्स ग्रो इन वेराइटी ऑफ सॉइल्स। यहाँ पर बोला गया है कि जो सोयाबीन है ये लेग्यूम परिवार से बिलोंग करते हैं। लेग्यूम मतलब होता है जो फली होती है ना, फली बोलते हैं हम, फली छोले की फली होती है आपके, और भी बहुत सारी फलियां होती है जो पतली पतली लंबी लंबी होती हैं, तो फली होती है। तो उस फली के परिवार से जो है बिलोंग करते हैं। और दे ग्रे सोयाबीन ग्रो इन वेराइटी ऑफ सॉइल्स, और जो है ये विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में और क्लाइमेट कंडीशंस में जो है उगाए जाते हैं। क्लाइमेट मतलब जलवायु में, विभिन्न प्रकार के मिट्टियों में और जलवायु में उगाए जाते हैं। और सोयाबीन्स आर यूज इन वेरियस फॉर्म्स बीन्स। सोयाबीन जो है ये विभिन्न रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि बीन्स, पॉम्स बीन्स और स्प्राउट एंड वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। स्प्राउट मतलब होता है आपका अंकुरित और विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनके रूप में। एंड इज़ यूज इन मेकिंग कैंडल्स एंड बायोडीजल्स, और इनका जो है उपयोग मोमबत्ती और बायोडीजल बनाने में भी किया जाता है। सोयाबीन्स आर लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट बट रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। तो सोयाबीन जो है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और फैट्स जो है कम होते हैं, लेकिन प्रोटीन, विटामिन और मिनरल और फाइबर भरपूर होता है। सोयाबीन कैन लोअर एलडीएल लेवल, और सोयाबीन जो है एलडीएल लेवल को कम कर देता है या कम कर सकता है। और एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉरोनरी हार्ट डिजीज़। कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ को भी जो है आपका जो भी हार्ट डिजीज़ होता है, जिसका दिल की बीमारी होती है, उनको उनके लिए भी ये लाभदायक होता है। सोया मिल्क लॉक्टस फ्री, लैक्टोज फ्री। सोया जो मिल्क होता है वो लैक्टोज फ्री होता है और इज़ अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क, और जो है खाद्य युक्त पदार्थ के रूप में या दूध के रूप में जो है इसको यूज़ किया जाता है। कैन बी ड्रंक बाय दोज एलर्जिक टू मिल्क, और उनके द्वारा ये पिया जाता है जिनको जो है दूध से एलर्जी है, तो उनको, वो लोग इनको पी सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह का ये पैसेज है। अब आपने इस पैसेज को हिंदी में समझ लिया होगा तो आपको यहाँ पे आंसर्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग। तो अभी आपने पढ़ा, ऊपर ही लिखा हुआ है यह कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है, यानी कौन सा कथन जो है साबित करता है कि सोयाबीन हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं। अभी आपको मैंने पैसेज भी हिंदी में समझाया, तो आपके हिसाब से कौन सा इसमें से सही होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसमें से सारे के सारे सही है। यानी कि ये एलडीएल लेवल भी कम करता है, रिड्यूस करता है कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ के लेवल को। उसके अलावा सोयाबीन लो इन कोलेस्ट्रॉल बट रिच इन प्रोटीन्स होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोलेस्ट्रॉल कम होता है और रिच प्रोटीन होता है। इसके अलावा सोया मिल्क लैक्टोज फ्री होता है, यहाँ पे लिखा गया है लैक्टोज फ्री होता है। अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क, अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बता सकते हैं हम कि यहाँ सारे के सारे चीज़ें जो यहाँ पे सच बताई गई हैं। तो डी ऑप्शन जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन्स। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है सोयाबीन में अवेलेबल नहीं होती है। तो आपने अभी अभी पैसेज पढ़ा कि इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर तो होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही कम जो होता है वो क्या होता है इसमें लो इन कोलेस्ट्रॉल, तो लो लेवल होता है, और यहाँ पे लिखा है हाई कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो चीज़ इसमें नहीं होती है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पढ़ना है क्वेश्चन को, पैसेज को समझना है, उसके बाद सारे आंसर्स आपके सामने होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो इसमें से सम ऑफ पीपल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी अभी हमने लास्ट पैसेज की लाइन में पीछे पढ़ा है कि सम ऑफ दो एलर्जिक टू मिल्क। यहाँ पे जो है आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको जो है आंसर जो भी मिलेगा वो आपको मिलेगा पैसेज के थ्रू, तो पैसेज में ही आपको देखना है।
तो यहाँ पर देखिए एक बात जो है क्या है, ये लैक्टोज फ्री होता है। ठीक है, लैक्टोज फ्री होता है। और जो है वो एलर्जिक कौन होते हैं, लैक्टोज जिसमें होता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लैक्टोज, क्योंकि यहाँ पे फ्लेवर्ड मिल्क के लिए तो नहीं, एलर्जिक टू मिल्क, और मिल्क में क्या मिलता है, लैक्टोज। ठीक है, तो यहाँ पे सोया मिल्क जो है लैक्टोज फ्री होता है। ठीक है, इट इज़ अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क और कैन बी ड्रंक बाय दोज एलर्जिक टू मिल्क। यहाँ पे लिखा क्या है, सम ऑफ पीपल आर एलर्जिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सोया मिल्क से एलर्जी नहीं होती है, और फ्लेवर्ड मिल्क से एलर्जी नहीं है, फैट से एलर्जी नहीं है, लैक्टोज से एलर्जिक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में जो है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। पांचवें, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज। मिनिमाइज मतलब कम। तो मिनिमाइज का जो ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिनिमाइज मतलब कम, और रिड्यूस मतलब भी कम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 5 क्वेश्चन आपने इस पैसेज से कर लिए। अगले पैसेज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे पैसेज आप देखेंगे, इसको पढ़ना जरूरी होता है, एक बार जरूर वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। तो पॉज करके तो आपने वीडियो को पढ़ लिया होगा। अब मेरे हिसाब से मैं आपको जो है इसका ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हॉबीज आर एक्टिविटीज़ दैट वी इंगेज इन, यानी कि हॉबीज़ मतलब होता है शौक। जानते ही आप, आपकी हॉबी क्या है पूछते हैं ना, तो शौक ऐसी गतिविधि है जिसमें हम अपना जो है समय, खाली समय जो है इंगेज करते हैं। एक्टिविटीज़ दैट वी इंगेज इन इन आवर फ्री टाइम। तो हम अपने खाली समय में जो अपने शौक के अंदर जो हम बिजी रहते हैं, इंगेज रहते हैं या व्यस्त रहते हैं। वी मे बी इंटरेस्टेड इन निडल वर्क, ड्राइंग एंड पेंटिंग और म्यूज़िक। और हम जो है इन शौक़ों में, मतलब हम किस में रह सकते हैं, मतलब हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जो कि हमारा होता है कि हमारी रुचि जो है किस में हो सकती है, निडल वर्क जो कि सुई से जो काम होता है, जो लड़कियां करती हैं, ड्राइंग जो हर कोई करता है, पेंटिंग जो हर कोई करता है, और म्यूज़िक में सब लोग जो है इंटरेस्टेड रहते हैं। अदर कॉमन हॉबीज़ आर स्टाम्प कलेक्टिंग। अदर जो कॉमन हॉबीज़ है, कोई कुछ लोग जो है स्टाम्प कलेक्टिंग करते हैं, क्ले मोल्डिंग करते हैं, क्ले से कुछ बनाते हैं, और सॉल्विंग क्रॉस वर्ड पज़ल। और अखबार में आपने देखा होगा क्रॉस वर्ड पज़ल आते हैं, और बुक्स में भी मिलती हैं क्रॉस वर्ड पज़ल, उनमें भी बिजी रहते हैं। तो ये भी कुछ लोगों का शौक होता है। ऑल दो हॉबीज़ ऑल्सो एंटेल वर्क, और दे आर टेकन अपॉन थ्रो वंस आवन पर्सनल चॉइस। जो है हॉबीज़ क्या है यहाँ पे, अ, हालांकि शौक भी जो है वो एक काम होता है, तो ये एंटेल वर्क। ठीक है, ऑल दो हॉबीज़ आर ऑल्सो एंटेल वर्क, यानी कि शौक भी एक तरह से काम है। दे आर टेकन अपॉन थ्रू वंस ऑन पर्सनल चॉइस, और जो है ये अपने निजी पसंद के माध्यम से लिया जाता है कि आपका क्या शौक है। और दे आर नॉट फोर्स अपॉन अस, और शौक को किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता कि मेरा शौक ये है तो आपका भी शौक ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। सबकी शौक अपने अपने होते हैं। हाँ, कई लोगों के शौक कॉमन हो सकते हैं। और दे आर एक्टिविटीज़ दैट वी आर रियली इंटरेस्टेड इन, और ये ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें हम वास्तव में रुचि रखते हैं हमारे शौक के अंदर। एंड हैंस गिव अस ग्रेट डील ऑफ प्लेजर, और इसी वजह से जो है ये हमें जो है बहुत ही ज़्यादा आनंद देते हैं शौक जब हमारा पूरा होता है। हॉबीज़ मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। शौक जो है जीवन को रोचक बनाते हैं। दे रिफ्रेश आवर माइंड्स आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क, और हम दिन भर की मेहनत के बाद हमारे दिमाग को जो है तरोताज़ा कर देते हैं। वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट इन ऑर्डर टू डू आवर रूटीन वर्क इफ़ेक्टिवली। तो जो है हमें अपने नियमित कार्य को प्रभावी ढंग से, यानी अच्छे तरीके से करने के लिए कुछ अलग करने की आवश्यकता होती है। और हॉबीज़ प्रोवाइड दिस वैरायटी, और शौक ही हमें जो है इस तरह की वैरायटी या विविधता प्रदान करते हैं। तो इस तरह से ये आपका पैसेज है जिसको आपको हिंदी में समझाया मैंने। अब आसानी से शायद आप अपने आंसर्स को दे पाएंगे। यहाँ सिक्स्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट आर हॉबीज़, तो पूछा गया शौक क्या है। तो एक्टिविटीज़ दैट वी डू इन आवर फ्री टाइम, एक्टिविटीज़ दैट आर इंटरेस्टिंग, और एक्टिविटीज़ दैट रिफ्रेश वंस माइंड, और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको अच्छी तरह से पता है, हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि ये सारी चीज़ें शौक के अंदर आती है, आपकी हॉबीज़ के अंदर आती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका सिक्स्थ का, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवें में पूछेगा हाउ हॉबीज आर डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन वर्क, यानी कि शौक कैसे नियमित कार्य से अलग है। तो यहाँ पर जो है आपके 4 ऑप्शंस हैं, और इनमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है आपको बताना है। तो रूटीन वर्क में नोट बी ऑफ आवर इंटरेस्ट बट हॉबीज आर। तो शौक कैसे डिफरेंट है रूटीन वर्क से। रूटीन वर्क जो है, यानी कि
हमारा रूटीन काम या हमारा डेली वाला काम जो हमारे रुचि का भले ही ना हो लेकिन शौक हमारे रुचि का होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 8वां क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है। मैं इसको आपको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको। ये देखिए, अब है आपका 8वां क्वेश्चन, सेलेक्ट वन विच इज नॉट कंसीडर्ड एज ए हॉबी इन द पैसेज गिवन अबव। जो पैसेज में आपको कंसीडर करना है, ऊपर दिए गए जो आपका पैराग्राफ है गद्यांश है उसमें से एक का चयन ऐसे करना है जो कि जिसे कि शौक के रूप में नहीं माना गया है। तो आपने अभी अभी पूरा का पूरा पढ़ा, उसमें स्टाम्प कलेक्टिंग भी शौक होता है, क्रॉस वर्ड पजल भी शौक होता है और पेंटिंग भी शौक होता है। एक चीज़ जो है शौक नहीं होती है वो है नर्सिंग। तो 8वां जो इसमें आपका आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नर्सिंग। ठीक है, आपने पैसेज पढ़ा, नर्सिंग कहीं भी नहीं आया। इसके बाद 9वां जो क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो पैसेज के अकॉर्डिंग यानी गद्यांश के हिसाब से हम अपने नियमित कार्य को जो है अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस में से आपको चूज़ करना है बेहतरीन ऑप्शन जो आपने पैसेज के हिसाब से ही आंसर देने हैं। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा बाय इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन अदर वर्क ऑफ आवर चॉइस। तो हम अपने आप को अपने हिसाब के कार्य में अगर इन्वॉल्व करते हैं तो हम उस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यानी कि अपना पसंद पसंद के कार्य को जो है स्वयं शामिल करें तो हमारा जो काम अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पे है इन्वॉल्विंग वन सेल्फ इन अदर वर्क्स ऑफ आवर चॉइस। इसके बाद 10वां जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट इज द अपोजिट एंटोनियम ऑफ इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब होता है रोचक या दिलचस्पी। तो दिलचस्पी या रोचकता का जो है विलोम आपको बताना है, अपोजिट उल्टा बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंटरटेनिंग है आपका, ये भी रोचकता होता है। प्रोवेकिंग है, प्रोवेकिंग मतलब होता है अफसोसजनक। ठीक है, इंजॉइंग ये आपका जो है ये क्या होता है आपका मतलब खुशी वाला, जो कि मानते हैं हम कि बहुत अच्छा है। और बोरिंग मतलब बेकार जिसमें मन नहीं लगता है। तो इसका इंटरेस्टिंग का जो ऑप्शन आपका सही आ रहा है, कौन सा आ रहा है, तो बिल्कुल सही समझा आपने। इंटरेस्टिंग और बोरिंग दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं सेक्शन बी जो राइटिंग सेक्शन है। यहाँ पर जो है आपका पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पहले ढंग से समझना है कि आपको ये पैसेज क्या बोल रहा है और इसमें ब्लैंक स्पेस है उसको फिल अप करना है। फिल अप करने से पहले आपको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, किस तरह का चल रहा है, तभी आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और आपसे ग्रामर मिस्टेक नहीं हो पाएगी। अन्यथा आप ग्रामर मिस्टेक कर सकते हैं और यही फिर आपका 1 नंबर 2 नंबर जो लूज़ हो जाएगा वो आपको दिक्कत करेगा। तो यहाँ पर आप ग्रामर मिस्टेक नहीं करेंगे। पहले पैसेज जो आपको भरना है खालिस्तान, उसको आप समझेंगे कि आपको उसका मीन क्या कह रहा है। उसको समझने के बाद में आसानी से जो है आप आंसर को दे सकते हैं। तो चलिए पहला हम देखते हैं कि क्या बोला गया है। द एनवायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल, यानी कि जो बोल रहा है इसमें हमारे स्कूल का पर्यावरण क्लब जो है खालिस्तान ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव। और यहाँ पर क्या है कि वृक्ष रोपण ड्राइव या महोत्सव बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो वन महोत्सव डे, ऑन द वन महोत्सव डे। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ भरे जो इस वर्ड को एकदम सही कर दे। तो यहाँ पर जो 11वां क्वेश्चन है इसका आंसर आप सही से 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शंस के हिसाब से आपको देना है। तो यहाँ पर राइट चॉइस जो है आपका क्या आएगा 11th ऑप्शन में वो आपको चूज करना है ताकि आपका जो आंसर सही हो। तो यहाँ पे द एनवायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल इज, यहाँ पे आ जाएगा इज ऑर्गेनाइजिंग ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द वन महोत्सव डे। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको क्या भरना था। अब इसका अगर हम हिंदी में मीन निकालें और समझे इसको, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमारे विद्यालय का पर्यावरण क्लब जो है वो वन महोत्सव दिवस पर वृक्षारोपण अभियान का जो है आयोजन कर रहा है। यहाँ तक आपका समझ में आ गया। अब आते हैं अंडर दिस ड्राइव 500 न्यू ट्री सैम्पलिंग्स, सैम्पलिंग मतलब छोटे छोटे पौधे, न्यू ट्री सैम्पलिंग्स डैश इन द कैंपस। तो डैश इन द कैंपस, तो यहाँ पर अब कौन सा आएगा। अभी आप ध्यान दीजिए कि इज ऑर्गेनाइजिंग लिखा है आपने, तो यहाँ पे आपका जो 12वें क्वेश्चन में आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, विल बी प्लांटेड, लगाएंगे। यानी कि हम इस अभियान के तहत परिसर में 500 नए पौधे लगाए
लगाएंगे या लगाए जाएंगे, तो हमारे द्वारा यहाँ पर जो है ये अंडर दिस ड्राइव, तो इस आयोजन के तहत 500 नए पौधे जो है लगाए जाएंगे इन द कैंपस, ठीक है, परिसर में। तो यहाँ पे कौन सा 12वें का ऑप्शन जो है आपका सही होगा, तो इसमें आपका आ जाएगा विल बी प्लांटेड, लगाए जाएंगे तो विल बी प्लांटेड, तो चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इस 13 नंबर मतलब आंसर है उसको फिलअप करना है। अब यहाँ पे ट्री सीड्स एंड सैम्पलिंग्स विल ऑल्सो बी डैश। अब यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा गया, फ्री सीड्स यानी कि आपके जो है निशुल्क बीज और सैम्पलिंग्स मतलब पौधे भी वितरण किया जाएगा। जब विल आ गया है तो वो भी अब आ जाएगा, तो जाएगा वितरण किया जाएगा, यानी कि क्या किया जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 13 में जो राइट आंसर आप भरोगे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब दिया जाएगा या किया जाएगा। इसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 नंबर जो आपका आंसर भरना है, ऑल द स्टूडेंट्स डैश टू टेक पार्ट इन द ड्राइव विच विल इनगोरेटेड बाई आवर प्रिंसिपल। तो इनगोरेटेड है आपका, इनगोरेटेड मतलब उद्घाटन होता है। तो यहाँ पर जो है इस अभियान में भाग लेने के लिए सभी छात्रों को आमंत्रित किया जाता है, जिसका उद्घाटन प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा। तो ये आपका जो है क्या बोला, आमंत्रित किया जाता है, तो आमंत्रित किया जाता है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 14 में आपका सही, तो आंसर आ जाएगा आर इनवाइटेड, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे और आर इनवाइटेड आ जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका आर इनवाइटेड जो है राइट आंसर। तो इस तरह से आपको फिलअप्स करने हैं, समझ करके करना है, आप कौन से टेंस में लेके जा रहे हैं उसी टेंस के हिसाब से चलना होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है रीड करना है कि फॉर्मल लेटर दिया गया है और इस लेटर को अप्रोप्रिएट जो सुटेबल यहाँ पे आपको फिलअप्स हैं उनको भरना है। सबसे पहले 15वें की बात करें तो यहाँ पे सान्या दिया हुआ है और डैश दिया हुआ है। तो सान्या में आप क्या भरोगे, तो यहाँ पे सिंपली है कि आप जब भी किसी को लिखते हो लेटर तो हमेशा डियर भरते हो, और डियर कौन सा, DEAR। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका पार्ट है 16, आई डैश यूअर काइंड नोट। तो यहाँ पे आप रिसीव है, तो यहाँ पर रिसीव का कौन सा फॉर्म आएगा, मतलब ए फ्यू डेज एगो की बात हो रही है, एक फ्यू डेज एगो यानी कि कुछ दिन पहले, तो प्राप्त किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका आई रिसीव्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगा क्योंकि ये बीत चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 16 में रिसीव्ड। तो आई रिसीव्ड यूर काइंड नोट यानी कि तुम्हारा जो है लिखा हुआ मुझे प्राप्त हुआ। आई वॉज डिलाइटेड टू नो दैट यू पास्ट NTSC एग्ज़ाम ऑफ क्लास 8। और जो है मुझे ये जानकर अत्यधिक हर्ष हुआ, डिलाइट हुआ, मतलब डिलाइट का ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि आपने जो 8वीं कक्षा की NTSC परीक्षा उत्तीर्ण की। खुशी बोल सकते हैं डिलाइट को, ठीक है, हर्ष हुआ इस तरह से। तो यहाँ पर जो है इतना तो हमारे को आ गया। आगे बढ़ते हैं। यू विल गेट ₹500 एज स्कॉलरशिप एवरी मंथ। और आपको जो है हर महीने 500 रुपये की छात्रवृत्ति मिलेगी। दिस इज़ द डैश ऑफ योर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। अब यहाँ पे बोला है कि यह तुम्हारे हार्ड वर्क और डिसिप्लिन, यानी कि जो आपका डिसिप्लिन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं हम अनुशासन, ठीक है। तो ये तुम्हारे मेहनत और अनुशासन की वजह से हुआ। तो अब देखिए दिस इज़, अब यहाँ पे क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा, यहाँ पे रिजल्ट्स आएगा, रीज़न आएगा, इफेक्ट आएगा। तो 17 क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा, दिस इज़ द रिजल्ट्स ऑफ, रिजल्ट्स मतलब उसका है, ये फल है, तो दिस इज़ द रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका दिस इज़ द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ, यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आएगा, दिस इज़ द रिजल्ट आएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन भरेंगे, ठीक है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन। 17 का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू शेप योर कैरियर। और मैं निश्चित हूँ या मुझे यकीन है कि इससे आपको अपने करियर में जो है करियर को आकार देने में, शेप मतलब अच्छा बनाने में मदद मिलेगी।
और प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टेस्ट डैश ऑन योर सक्सेस। अब यहाँ पे जो है वो क्या बोल रहा है, तो मेरा जो है सब प्रिय क्या पहुँचाना, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता है वो। तो यहाँ पर जो है आप क्या कौन सा यहाँ पे भरेंगे, थैंक्स भरेंगे, प्रेयर्स भरेंगे, ब्लेसिंग्स भरेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस भरेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, आप कॉन्ग्रेट्स करना चाहते हैं उसको, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये 18 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आते हैं हम ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन देखिए, इफ सी डैश हार्ड सी विल गेट गुड मार्क्स, यानी कि यहाँ पे मेहनत की बात हो रही है, अगर वो मेहनत करेगी तो उसको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो आप यहाँ पे कौन सा भरेंगे, यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो इफ सी वॉक्स, क्योंकि शी है, शी एक वचन है, एक वचन यहाँ सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में SEIES लगता है जब हम यहाँ पे देखेंगे तो सी वॉक्स, अगर वो मेहनत करती है तो उसको अच्छे अंक मिलेंगे, यानी कि अभी करेगी तो मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉक्स, सी वॉक, इफ सी वॉक्स हार्ड सी विल गेट गेट गुड मार्क्स। तो 19 में आपका जो आंसर आ जाएगा वो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन पे, माई टीचर डैश नोट डैश द सिलेबस सो फार। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको एक साथ भरने हैं, तो पहले सोचना है कि यहाँ पे क्या आएगा, माई टीचर डैश नोट डैश द सिलेबस। तो माई टीचर, अब यहाँ पे टीचर के आगे हेल्पिंग वर्ब लगाना ज़रूरी है, तो हैव लगेगा। टीचर है तो टीचर के साथ में टीचर सिंगुलर है, बहुत सारे टीचर्स तो है नहीं, तो हैव तो नहीं लगेगा। और इज़ नॉट तो आएगा नहीं, इज़ नॉट से आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि माई टीचर इज़ नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस सो फार। सो फार की बात हो रही है, मतलब अभी तक नहीं हुआ है। तो माई टीचर हैज़ नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस सो फार। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, डैश आई गो आउट सर। यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया गया है, तो यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा जा रहा है उसी को आपको भरना है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है ना, अप्रोप्रिएट मॉडल भरना है मॉडल्स को। तो डैश आई गो आउट सर, तो यहाँ पे आ जाएगा मे आई गो आउट सर, बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है आपका 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर में है आपका, यू डैश कम टू स्कूल ऑन टाइम अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पर क्या है, आपको आना है समय पे, नहीं तो तुम्हारे को क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, तो इसका आंसर जो है आपका 22 में आप जो लिखेंगे आंसर कौन सा लिखेंगे इसमें से देखिए आप। तो यू मस्ट आएगा, आपको बिल्कुल आना ही होगा, यू मस्ट कम टू स्कूल ऑन टाइम अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। अब इसके बाद में, यू डैश नॉट वरी आई विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। तो मैं तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नॉट वरी आई विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स, मैं तुम्हारी ज़रूरतों का ध्यान रखूंगा। तो तुम्हें चिंता करने की, यू नीड नॉट टू वरी, यू नॉट टू वरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीड नॉट टू वरी, तुम्हारे को ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, आपका जो 23rd में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है नीड नॉट टू वरी। इसके बाद आते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा जो है दिया गया है, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब ये जो है आपका सेक्शन है लिटरेचर से, यानी कि बुक से दिया गया है आपका पैसेज, और इस पैसेज को पढ़ना है और समझ लेना है कि आपको कहाँ से ये पैसेज दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपको बुक को अच्छी तरह से याद रखना है, पैसेज कहाँ से आते हैं, कौन इसको पैसेज को लिखता है, यानी राइटर कौन है इस पैसेज का, ये आपको पता होना चाहिए। जो भी पैसेज आते हैं आपको हर चैप्टर के राइटर्स के नाम पता होने चाहिए, ताकि जब आपसे एग्जामिनर पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि वो पैसेज कहाँ से आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैकडोनल्ड्स जो है अगले दरवाजे पर रहते हैं, ये वाला है, लिव नेक्स्ट डोर, ये वाला आपको ध्यान आ गया होगा। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, और उनके जो है 5 बच्चे थे, ठीक है, हैड मतलब थे। और इसके बाद में, लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। इस तरह से ये आपका चैप्टर है, और चैप्टर से ये पैसेज छोटा सा उठा के दिया गया है। अब इस चैप्टर के जो है 24 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या फुलफिल करना है। तो आंसर हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, हु इज़ नेक्स्ट डोर नेबर टू द लिटिल गर्ल। तो यहाँ पर जो है क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट डोर जो है कौन था, तो मैकडॉनल्ड्स से। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर जो क्वेश्चन है, वाई वाज द लिटिल गर्ल लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस। तो उस
गैप से जो है छोटी सी लड़की बाढ़ में वो गैप से या छेद से क्या देख रही, क्यों देख रही थी? तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, क्यों देख रही थी? तो यहाँ पे क्यों देख रही थी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिकॉज सी डिड नॉट इंजॉय द सेम फ्रीडम एज हर नेबर। तो उसको अपने पड़ोसी की तरह जो है स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी या आज़ादी प्राप्त नहीं थी, इसलिए वो देख रही थी उस फेंस से, गैप से। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज शोन बिटवीन मैकडोनल्ड्स एंड हिज चिल्ड्रेन। और यहाँ पर जो पूछा गया है कि मैकडोनल्ड्स और उसके बच्चों के बीच में किस तरह का संबंध दिखाया गया है, तो आपको बताना है कि कैसा, फ्रेंडली और डोमिनेटिंग और स्ट्रेस्ड और सीरियस, यानी कि आपका दोस्ताना या डोमिनेटिंग मतलब किसी के ऊपर हावी होना, और स्ट्रेस मतलब तनाव वाला, और उसके अलावा जो है आपका सीरियस मतलब गंभीर। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 26 का? आपने पैसेज पढ़ा है, ये क्वेश्चन भी पढ़ा है और आपने ये बुक में पूरा का पूरा पढ़ा है, ये आपको अनसीन पैसेज तो नहीं है, आपको आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाया गया फ्रेंडली, ठीक है। तो 26 में जो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु इज़ द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी। तो लिटिल गर्ल जो स्टोरी में है, छोटी सी बच्ची, ये छोटी लड़की कौन है? तो यहाँ पे जो है आंसर आपको बताना है, सही ऑप्शन चूज करना है, तो वो है एजिया, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 27 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, पोएम दिया हुआ है, फिर से आपका पैसेज जो है ये बुक से ही उठाया गया है। तो इस पैसेज को आप पढ़ करके ध्यान कीजिए कि आपका ये कहाँ से है। और यहाँ पे पूछा भी गया है, नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। कभी कभी पूछेगा नेम द पोएट, और पोएट भी नीचे पूछा गया है। तो यहाँ सबसे पहले नेम द पोएम बताना है कि पोएम जो है ये कौन सी पोएम है। तो यहाँ पे 28 नंबर का सही आंसर क्या बताओगे आप, कहाँ से लिया गया? तो द रोट नोट टेकन से लिया गया है। तो बी ऑप्शन जो है आपका 28 नंबर में करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में इससे क्या पूछा गया है, द नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज दिस पोएम। अब जिस ने या इस कविता को जिसने लिखा है उसका नाम आपको बताना है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया कि हर बार आपको हर पोएट का नाम याद होना चाहिए, नहीं तो आपके एग्जाम में इनके मार्क्स आप ले नहीं पाओगे ना, जब याद नहीं होंगे तो गलत लिख दोगे या गलत टिक कर दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो 28 नंबर का तो आंसर चलो हमने बता दिया। अब आपको ये अगर स्टोरी का नाम याद है तो इसके पोएट का नाम भी याद होना चाहिए। तो 29 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 29 में। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ये देखते हैं। तो चलिए 30 नंबर देखते हैं, विच पाथ हैज़ द पोएट चूजन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कवि ने कौन सा रास्ता चुना है, ठीक है, कौन सा रास्ता या कौन सा मार्ग जो है चुना है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा द पाथ विच वाज ट्रेवल्ड बाई लेस। तो वो रास्ता जो बहुत कम लोगों द्वारा तय किया जाता है, यानी जिस रास्ते पर कम यात्रा की जाती है उसको उन्होंने चुना। इसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द पोएट टू चूज द पाथ ऑफ हिज चॉइस। तो कवि के द्वारा अपनी पसंद का मार्ग चुनने का क्या कारण रहा है या क्या कारण है, ये आपको बताना है 31 नंबर क्वेश्चन में। आंसर हो जाएगा इट विल ब्रिंग बेटर रिवार्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसका जो है यह एक बेहतर उसको जो है रिवार्ड देगा, पुरस्कार देगा, ठीक है। इसके बाद में 32 नंबर है, वाई मार्गी वॉज मिसिंग ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे पूछा गया मार्गी को अपने पुराना जो स्कूल है उसको क्यों याद आ रहा था। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, 32 नंबर का राइट चूज करना है आपको। तो सी वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल। तो वो उसको इसलिए याद आ रहा था कि वो चाहती थी कि जो वो फन मज़े करती थी ओल्ड स्कूल में वो महसूस करना चाहती थी, तो वह अपने पुराने स्कूल की मस्ती का अनुभव करना चाहती थी। उसके बाद में 33 नंबर क्वेश्चन है, वाई हैड एम्पोरर औरंगजेब बैंड पुंगी। तो औरंगजेब जो है बादशाह औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों किया। तो बिकॉज इट हैड श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि उसका जो है कैसा साउंड था, तो उसका जो है वो बहुत ही तीखा, श्रिल मतलब होता है तीखी, और अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय आवाज़, सुहावनी नहीं होती है जो, उसको अनप्लीजेंट बोलते हैं। प्लीजेंट मतलब सुहावना, अनप्लीजेंट मतलब असुहावना। तो उसकी आवाज़ तीखी और अप्रिय होती है इसलिए। तो यहाँ पे 33 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 की तरफ हम मूव करेंगे। अब हम 34 में आपसे पूछेगा, व्हाट वाज द गिफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल गर्ल टू
प्लीज हिज फादर ऑन हिज बर्थडे। छोटी लड़की ने अपने पिता को जन्मदिन पर खुश करने के लिए क्या गिफ्ट या कह सकते हैं क्या उपहार तैयार किया था। तो यहाँ पर जो है आप आंसर चार क्वेश्चन ऑप्शन से और चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो आपको अच्छी तरह से पता है और सभी को पता होगा कि इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इन पिन क्वेश्चन बनाया था उसने, यहाँ पे जो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपका 35 नंबर, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न एज डैश। तो यहाँ पर 35 का आंसर क्या पूछा गया है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का किस रूप में जो है जन्म हुआ। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों ऑप्शंस में से राइट चूज़ करना है आपको। तो वो है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में वेयर वाज चाइल्ड लॉस्ट। तो आपको सभी को पता हो चाइल्ड कहाँ खोया था, यानी बच्चा कहाँ खो गया था। तो वो मेले में खो गया था, सभी को अच्छे तरह से याद होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो वो इन द फेयर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आई वांट दैट बर्फी ही स्लोली मरमर्ड और वाई डज द चाइल्ड स्लोली मरमर। तो यहाँ पर जो है क्या पूछा गया है कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, वह धीरे से बड़बड़ाया, ठीक है। वाई डज द चाइल्ड स्लोली मरमर, तो वो धीरे धीरे क्यों बड़बड़ाता है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स दिए गए हैं, इनमें से राइट चॉइस करके आपको बताना है। इसका राइट चॉइस जो होगा बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ हिज फादर, क्योंकि वो अपने पिताजी से जो है डरता था। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 38 नंबर, व्हाट इज़ द स्टोरी द लोस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट। तो जो इसमें पूछा गया है कि जो लोस्ट चाइल्ड है, द लास्ट चाइल्ड है, ये कहानी किसके बारे में। तो यहाँ पर जो है आंसर आपको चार में से कोई एक ऑप्शन चूज करके देना है और सही आंसर आप जानते हैं, द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स। इसके लिए है बच्चे का अपने परिवार के प्रति प्यार के बारे में, ठीक है। बच्चा अपने माता पिता के लिए जो प्यार दर्शाता है उसके बारे में। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंड फादर बाई टोटो। तो सभी को पता है इसका आंसर कि टोटो ग्रैंड फादर ने एक टोंगा ड्राइवर से खरीदा था। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में अंतिम प्रश्न जो इस सेट का है, वाई वाज द अराइवल ऑफ टोटो केप्ट सीक्रेट। तो टोटो के आगमन को गुप्त क्यों रखा गया। तो यहाँ पे जो है 40वें का जो राइट आंसर आप चूज करेंगे वो कौन सा होगा, बिकॉज टोटो वाज ए मिस्चीवियस मंकी। तो यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो टोटो है वो एक शरारती बंदर था। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 40 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे देखे और इससे पहले हमने सेट 1 सॉल्व कर दिया था, ये सेट 2 था इंग्लिश का। इसके अलावा आपको जो जो सेट चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। सारे सेट्स को अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में समझा दिया जाएगा, चाहे आपका साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश तो हमने कर दिया। तो जो भी आपके सॉल्यूशन है सभी को कर दिया जाएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको टच करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।